तो आप सभी, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आप सभी को पता है कि अपने इस चैनल PSC24 पे हम PSC मेंस को टारगेट करके तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने सिंधु घाटी सभ्यता और उसके बाद वैदिक और ऋग्वैदिक काल के मेंस के हिसाब से कंप्लीट किया है। आइए इस वीडियो में हम करेंगे विदेशी आक्रमण को कंप्लीट, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण आता है सिकंदर के आक्रमण। इसमें दो भागों में हम इसको पढ़ेंगे, एक तो ईरानी आक्रमणकारी होते हैं और दूसरे यूनानी होते हैं। तो चलिए इसको करते हैं हम स्टार्ट। इसमें सबसे पहले आता है हमारा ये प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण। इसमें आएगा एक ईरानी आक्रमण, दूसरा यूनानी आक्रमण। पहले हम पढ़ेंगे ईरानी आक्रमण के बारे में। इसमें बहुत सारे तो मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स भी हैं और कुछ जो मुझे मेरे नोट्स में ठीक नहीं लगता है तो मैं जो बेस्ट रिकमेंडेड बुक्स होती है उनसे भी पढ़ा देता हूँ, या पढ़ते हैं हम सब। चलिए तो इसको हम कंटिन्यू करते हैं। ईरानी आक्रमण। प्राक मौर्य युग में मगध सम्राटों का अधिकार क्षेत्र भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेश तक विस्तृत नहीं हो पाया था। जिस समय मध्य भारत के राज्य मगध साम्राज्य की विस्तारवादी नीति का शिकार हो रहे थे, पश्चिमोत्तर प्रांत में अराजकता एवं अव्यवस्था का वातावरण व्याप्त था। फिर सेकेंड पॉइंट इसमें दिया, ये क्षेत्र अनेक छोटे बड़े राज्यों में विभक्त था। मेंस के हिसाब से जो भी अपना इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा ना, जो भी लिखने लायक, वो मैं आपको डायरेक्टली इस पे अंडरलाइन कर दूंगा, हाईलाइट कर दूंगा, तो सिर्फ वही अपन लिखेंगे मेंस में। चलिए, और इसके अलावा भी आपको कुछ ठीक लगता है तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। चलिए इसको पढ़ दे। फिर सेकंड पॉइंट है, ये क्षेत्र अनेक छोटे बड़े राज्यों में विभक्त था, जिसमें कंबोज, गंधार एवं मद्र प्रमुख थे। तीसरा है, इन क्षेत्रों में कोई ऐसी सार्वभौमिक शक्ति नहीं थी जो परस्पर संघर्षरत राज्यों को जीतकर एक छत्र शासन कर सके। ये संपूर्ण प्रदेश उस समय विभाजित थे। ऐसी स्थिति में विदेशी आक्रांताओं का ध्यान भारत के इस भूभाग की ओर आकर्षित होना स्वाभाविक था। परिणाम स्वरूप ये प्रदेश दो विदेशी आक्रमणों का शिकार हुआ। अगर हम बोले कि विदेशी आक्रमण के जो कारण थे, उसमें सबसे प्रमुख कारण यही था कि अपने भारत में सार्वभौमिक शक्ति नहीं थी। परस्पर जो राजा महाराजा थे वो आपस में लड़ते रहते थे। परस्पर संघर्षरत राज्यों को जीतकर एक छत्र शासन कर सके। ये संपूर्ण प्रदेश उस समय विभाजित थे। एक बहुत सारी छोटी छोटी इकाइयों में अपने राज्य विभाजित थे, जिस कारण से विदेशी आक्रमणकारियों को एक अवसर प्रदान हुआ। दो विदेशी आक्रमण हुए, जिसमें पहला आता अपना हकमनी या ईरानी आक्रमण, दूसरा आता यूनानी आक्रमण। भारत में सर्वप्रथम विदेशी आक्रमण हकमनी वंश के राजाओं ने किया था। इस वंश के संस्थापक साइरस सेकंड थे। आक्रमण किस समय हुआ था? 558 ईसा पूर्व से 529 ईसा पूर्व। भारत पर आक्रमण असफल रहा था। ये वाला जो आक्रमण हुआ था ये असफल रहा था। हकमनी साम्राज्य के प्रमुख शासक कौन से हुए? साइरस सेकंड ने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य ईरान में हकमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। साइरस सेकंड एक महत्वाकांक्षी शासक था, अतः थोड़े ही समय में वह पश्चिमी एशिया का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बन गया था। साइरस ने सिंध के पश्चिम में भारत के सीमावर्ती क्षेत्र की विजय की। प्लिनी के विवरण से ज्ञात होता है कि साइरस ने कपिशा नगर को ध्वस्त किया। साइरस की मृत्यु कैस्पियन क्षेत्र में डरबाइक नामक एक पूर्व जनजाति के विरुद्ध लड़ते हुए। ये इसके बारे में तो शायद ये बड़ी मुश्किल से अगर 3 नंबर में आए तो आ सकता है इसके बारे में। चलिए आगे पढ़ते हैं। डेरियस फर्स्ट आता है। भारत पर आक्रमण करने में प्रथम
सफलता दारा प्रथम को प्राप्त हुई। दारा ने यूनानी सेनापति स्काइलेक्स सिंधु से भारतीय समुद्र में उतरकर अरब और मकरान तटों पर का पता लगाया था। दारा प्रथम ने 516 ईसा पूर्व में सर्वप्रथम गांधार को जीतकर फारसी साम्राज्य में मिलाया था। भारत का पश्चिमोत्तर भाग दारा के साम्राज्य का पश्चिमोत्तर भाग 20वां प्रांत था। कंबोज गांधार पर भी इसका अधिकार हो गया था। भारत के कौन से क्षेत्र थे? कंबोज गांधार, ठीक है। पश्चिमोत्तर भाग। दारा प्रथम के 3 अभिलेख बेहुस्तुन, ये इतना नहीं पूछते हैं। फिर इसमें तीसरा वाला जो ये भी कोई ना प्री में आता है ना मेंस में आता है, ठीक है। ये भी कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। जेरक्सिस के उत्तराधिकारी पारसिक साम्राज्य का विनाश। हम ये हर एक पॉइंट को इसलिए देख रहे हैं क्योंकि प्री में भी बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाते हैं इस बुक से, इसलिए हम देख रहे हैं। तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। जेरक्सिस की मृत्यु के पश्चात इसके तात्कालिक उत्तराधिकारी क्रमशः अर्तजेरक्सिस प्रथम एवं अर्तजेरक्सिस सेकंड हुए। साक्ष्यों से पता चलता है कि उन उत्तराधिकारियों द्वारा प्रथम निर्मित साम्राज्य को सुरक्षित रखा गया। पारसिकों का अंतिम सम्राट था दारा तृतीय। दारा तृतीय को यूनानी सिकंदर ने अराबेला के युद्ध में बुरी तरह परास्त किया। इस तरह पारसिकों का विनाश हुआ था अराबेला के युद्ध में, ठीक है। ये पूछा गया है। हकमनी द्वारा भारतीय क्षेत्र में आक्रमण के कारण ईरानी सम्राटों की पश्चिम में सुदृढ़ता। हकमनी जो ईरानी थे, इस भारत पे आक्रमण करने के क्या कारण थे? ईरानी सम्राटों की पश्चिम में सुदृढ़ता, भारत के पश्चिमोत्तर राज्यों की अस्थिर और अराजक राजनीतिक परिस्थितियाँ। वही राजनीतिक स्थिति जो थी उस टाइम की भारत की, वो मेन कारण बनी थी। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांतों का सामरिक और आर्थिक महत्व, उत्तरापथ मार्ग पर नियंत्रण करने की इच्छा शक्ति। हकमनी आक्रमण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा था? समुद्री मार्ग की खोज से विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन मिला। पश्चिमोत्तर भारत में दाई और बाई लिखी यानी खरोष्ठी लिपि जो थी, इसका प्रचार हुआ था। बाद में अशोक के कुछ अभिलेख खरोष्ठी लिपि में ही मिलते हमको। ईरानियों की अरामाइक लिपि का प्रचार प्रसार हुआ था। अभिलेख उत्कीर्ण करने की प्रथा ईरानियों से ही। मौर्यकालीन जो वास्तुकला थी उस पर ईरानी प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखता है। अशोककालीन स्मारक विशेषकर घंटे के आकार के गुंबद कुछ हद तक ईरानी प्रतिरूप पर आधारित थे। अशोक के शासनकाल की प्रस्तावना और उनमें प्रयुक्त शब्दों में भी ईरानी प्रभाव दिखता है। चलिए अभी आता है सिकंदर। ये तो यूनानी आक्रमणकर्ता था। यूनानी आक्रमणकर्ता में सबसे महत्वपूर्ण जो है वो सिकंदर ही आता है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। ईरानी आक्रमण के पश्चात भारत की पश्चिमी सीमा पर विदेशी आक्रमण का खतरा मंडरा रहा था, परंतु कई बार आक्रमणकारी यूनानी थे। परंतु इस बार जो आक्रमणकारी थे वो यूनानी थे और इनके नेता मकदूनिया का शासक सिकंदर था। आक्रमण के कारण क्या थे? तो हम देखते हैं भारत की राजनीतिक स्थिति। मगध के उत्कर्ष के समय भारत का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र कई छोटे छोटे राज्यों में विभक्त हो गया था, जिनमें कठ, मालव, शूद्रक, अम्बट जैसे गणतंत्र और अश्मक, तक्षशिला, पोरस जैसे राजतंत्र भी थे। इस समय एक सार्वभौमिक सत्ता का अभाव था। दूसरा हमें दिखता विश्व विजेता बनने की उसकी चाह। सिकंदर एशिया माइनर, भूमध्य सागर, मिस्र पर आधिपत्य किया तथा अमरबेला के युद्ध में हकमनी वंश को पराजित कर भारत पर आक्रमण की योजना बनी। फिर कुछ अन्य कारण भी थे। धन प्राप्त करना, नई भौगोलिक खोजों की इच्छा थी।
पश्चिमी जगत के लिए भारत कैसा अजूबा था। विजय का रास्ता आसान था। ईरानियों को भारत में कोई विशेष प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ा, जिससे सिकंदर आक्रमण करने की इच्छा शक्ति मजबूत हुई। फिर भारतीय शासकों का सहयोग भी मिला था। पोरस व तक्षशिला के जो शासक अम्बी के मध्य मनमुटाव था। पोरस को नीचा दिखाने के लिए अम्बी ने सिकंदर को आक्रमण के लिए आमंत्रित किया था। इसमें हम निष्कर्ष किस प्रकार से लिख सकते हैं। इस प्रकार सिकंदर का अभियान 327 BC में प्रारंभ हुआ। कई राज्यों को पराजित कर व्यास नदी तट पर पहुंचा, किंतु जलवायु और सैनिक कारणों से यह आगे नहीं बढ़ सका। 326 में इसकी पुनः वापसी हो गई थी। अब इसके आक्रमण के जो कुछ लोग बोलते हैं कोई प्रभाव नहीं पड़ा, कुछ लोग बोलते हैं कि बहुत प्रभाव पड़ा। तो जो लोग बोलते हैं कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्यों बोलते हैं ऐसा? सिकंदर भारत में लगभग 19 महीने रहा। इतने कम समय में कोई प्रभाव छोड़ पाना मुश्किल प्रतीत होता है, पर कुछ लोग बोलते हैं कि पर्याप्त प्रभाव पड़ा। सीमांत प्रदेशों के राजनीति में परिवर्तन आया। राजनीतिक एकता स्थापित करने की प्रवृत्ति का उदय हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यानी पहले क्या होता था कि कोई राजनीतिक सत्ता अस्तित्व में नहीं थी, यानी थी भी तो बहुत छोटे छोटे स्तरों पर थी। ठीक है, एक सार्वभौमिक सत्ता नहीं थी, यानी जैसे सेंट्रलाइज्ड बोल सकते हैं, वैसी कोई शक्ति नहीं थी। तो ये सिकंदर ने जब आक्रमण किया उसके बाद वही राजनीतिक एकता का विकास हुआ था। घुड़सवारी सेना का महत्व बढ़ा था। भारत में यवन बस्तियों की स्थापना हुई। काबुल में सिकंदरिया नगर की स्थापना। प्रिय घोड़े। काबुल में कौन सा नगर था? सिकंदरिया। देखिए प्री में ये फैक्ट डायरेक्टली पूछे जाते हैं, तो इसको हमें नोट डाउन कर लेना है। प्रिय घोड़े के मृत्यु स्थल को क्या बोला? बुकेफाला। पोरस से युद्ध के स्थान पर निकया नामक नगर बसा था। यूनान भारत में घनिष्ठ संबंध। प्रभाव क्या पड़ा कि यूनान और भारत में घनिष्ठ संबंध हुए, क्योंकि व्यापारिक मार्ग खुल गए थे, जिससे घनिष्ठ संबंध बढ़े। भारत व यूनान के मध्य जलमार्गी 3 स्थल मार्गी मार्ग खुले थे। भारतीय व्यापार पश्चिम के साथ बढ़ा। भौगोलिक खोजों को प्रश्रय मिला। सिकंदर ने अपने मित्र नियारकस की सहायता से एक जलबेड़ा सिंधु नदी से फरात नदी जलमार्ग का पता लगाया था। फिर एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आता है इसमें कि अखिल भारतीय इतिहास का तिथिक्रम निश्चित होना। यानी इसके पहले कोई ऐसी इतिहास की कोई डेट पर्टिकुलर नहीं मिलती। बाकी जब सिकंदर का आक्रमण होता है, एक माइलस्टोन की तरह इसको देखा जाता है। उसके बाद जितने भी आने तिथिक्रम थे वो निश्चित रूप से मिलते हैं हमें। सिकंदर के आक्रमण के पूर्व भारतीय इतिहास का कोई निश्चित तिथिक्रम नहीं है, परंतु इसके बाद का ब्यौरा प्रस्तुत होता है। तो दोस्तों ये वीडियो आज हमारी छोटी थी, क्योंकि हमारा टॉपिक कुछ ज़्यादा बड़ा था नहीं। टॉपिक भी छोटा था, पर इसको हमने अच्छे से कवर कर लिया। इसके बाद आपको शायद ही ज़रूरत पड़े कहीं और से पढ़ने की। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आपको पता है कि हम मेंस की तैयारी करने वाले, साथ में नोटिफिकेशन आएगा तो प्री की तैयारी भी हम साथ में करेंगे। तो जितनी भी बेस्ट रिकमेंडेड बुक्स हैं वो सभी हम साथ में पढ़ेंगे। तो ये जर्नी बहुत अच्छी होने वाली है। चलिए, तो साथ में जुड़कर हम साथ में मेहनत करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।